एवरीवन, माई सेल्फ कनिका अरोड़ा एंड मैंने नीट 2021 का एग्ज़ाम क्लियर किया है एंड मेरे को इस बार LHMC मिला है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। दिस कॉलेज इज़ एफिलिएटेड टू DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरा नीट 2021 का टोटल स्कोर था 649 मार्क्स आउट ऑफ 720, जिसमें मेरे इंडिविजुअल मार्क्स थे 134 इन फिजिक्स, 155 इन केमिस्ट्री एंड 360 इन बायोलॉजी। एंड नीट 2021 मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ 1 ईयर ऑफ ड्रॉप। एंड मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मार्क्स थे 564 एंड सेकंड में 649, सो देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं कि नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे शेड्यूल क्या रखना है। मेरे अकॉर्डिंग हमें डेली तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बिकॉज एट द एंड एग्जाम में आपके तीनों सब्जेक्ट्स आने हैं, कोई एक नहीं आना, कोई दो नहीं आना, तो आपको तीनों को एक इक्वल टाइम देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है वो आती है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नीट प्रिपरेशन। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, सिर्फ कोचिंग के भरोसे बैठे कि सिर्फ आप कोचिंग से पढ़ लोगे, तो आपका नहीं होगा। सेल्फ स्टडी मेन है, फिर चाहे आपने कोचिंग कहीं से भी लियो, डजंट मैटर। आ जाता है कि क्या हमें कोचिंग के लिए किसी बड़े इंस्टीट्यूट के पास जाना चाहिए या फिर कोई लोकल कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए जो हमारे घर के पास है। मेरे अकॉर्डिंग वी शुड ज्वाइन लोकल कोचिंग, बिकॉज उसमें क्या होता है, एक तो बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती है, आपको ज़्यादा वो अटेंशन मिलता है टीचर्स का, ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है टीचर्स के साथ एंड डाउट्स क्लियर होते हैं। तो वी शुड गो फॉर लोकल कोचिंग। इससे एक और बेनिफिट होता है कि हमारा डेली अप डाउन का टाइम बचता है। अगर आप बहुत दूर दूर कोचिंग्स लोगे तो आपको अप डाउन का बहुत टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपको सेल्फ स्टडी का टाइम कम होगा। एंड अल्टीमेटली, जैसे कि पहले बोला, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट, तो वो चीज़ ज्वाइन करें जिसमें आपको सेल्फ स्टडी का टाइम ज़्यादा मिले। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि कोचिंग की फ़ीस। ओके, कोचिंग की फ़ीस ज़्यादा होती है, बट ये फ़ीस आपकी वसूल हो जाएगी जब आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला LHMC। अगर मैं अपने कॉलेज की फ़ीस की बात करूं तो बहुत कम है, 1355 मेरी फर्स्ट ईयर की गई है, तो ये आपकी भी जाएगी अगर आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग। मेरे अकॉर्डिंग ऑफलाइन बेटर है, बिकॉज ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, आप पढ़ तो लेते हो बट लेकिन डाउट्स नहीं क्लियर हो पाते, टीचर्स से कभी इंट्रैक्शन नहीं हो पाता, बस आप वीडियोस देखते हो, लाइव क्लासेस लेते हो, दैट्स इट। बट ऑफलाइन में क्या होता है, आपका पूरा टीचर के साथ इंट्रैक्शन होता है, टीचर्स आपको टाइमली गाइड करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट प्रिपरेशन की जर्नी का। तो सो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्या सिर्फ कोचिंग में पढ़ना ही काफ़ी है या फिर हमें टेस्ट भी देने चाहिए। टेस्ट देने चाहिए और सारे टेस्ट देने चाहिए, जितने भी आपके कोचिंग में हो रहे हैं, वीकली हो रहे हैं, ट्वाइस इन अ वीक हो रहे हैं, आप सारे टेस्ट दीजिए। इससे क्या होता है, आपको 3 घंटे बैठने की हैबिट होगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम पर्पज़। इससे जो क्या होता है कि अगर आपके एग्ज़ाम की सपोज़ प्रिपरेशन नहीं भी है पूरी, आपको नहीं आता सारा सिलेबस जो आपके टेस्ट में आने वाला है कल, बट उससे मैटर नहीं करता, आपको टेस्ट देना है, नो मैटर आपकी प्रिपरेशन पूरी है या नहीं है। एट द एंड जब आप नीट का एग्ज़ाम देने जाओगे तब भी आपका पूरा सिलेबस रिवाइज़ नहीं होगा, और ये आपको हैबिट स्टार्टिंग से ही बनानी पड़ेगी कि बिना पूरा सिलेबस रिवाइज़ किए भी आपको एग्ज़ाम देने हैं, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। इससे सबसे बड़ी बेनिफिट होता है कि आपको 3 घंटे बैठने की हैबिट होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है कि क्या टेस्ट के मार्क्स मैटर करते हैं? नहीं, टेस्ट के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। टेस्ट के मार्क्स से बस हमको ये सीखना है कि हमें डीमोरलाइज नहीं होना है। अगर हमारे कम मार्क्स आ रहे हैं और ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, सपोज 650 प्लस आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, बिकॉज टेस्ट के मार्क्स से कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन या आपका कॉलेज आपको नीट के मार्क्स के बेसिस पे ही मिलेगा। बस टेस्ट में आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, कोई टेस्ट छोड़ना नहीं है, सारे देने हैं और टेस्ट के मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है। बट ये भी नहीं कि अगर आपके बहुत ही कम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको सीरियसली लेना है, बट एज अ डीमोरलाइज वे में नहीं लेना है, उसको एज अ पॉजिटिव स्पिरिट में लेना है कि अब हमें किस टॉपिक्स पे मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग हैं। तो टेस्ट देने हैं इस बेनिफिट्स की वजह। एंड टेस्ट सीरीज़ कैसे देनी है? NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज़ देनी है। इससे फ़ायदा है कि आपको NCERT पे ग्रिप अच्छी होगी एंड अल्टीमेटली नीट इज़ एन एग्ज़ाम विच इज़ बेस्ड ऑन NCERT, तो NCERT पे ही आपको ग्रिप बनानी है। मैंने जो बायो की टेस्ट सीरीज़ थी वो देवेश पे अपने सर से ली थी, उनके सारे क्वेश्चंस NCERT बेस्ड होते थे एंड आपको भी NCERT बेस्ड ही टेस्ट सीरीज़ लगानी है। एंड टेस्ट देने के बाद उसको एनालिसिस करना है। जब तक आप टेस्ट एनालिसिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा आपके वीक एरियाज़ कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ कौन से हैं एंड आपकी सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, कितने हो रही हैं। तो टेस्ट को एनालाइज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट आता है कि क्या हमें टेस्ट के मार्क्स को ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए? नहीं, बिकॉज टेस्ट के मार्क्स का और आपके नीट के मार्क्स का कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर आपके टेस्ट में 650 प्लस आ रहे हैं कंटिन्यूसली, दैट डजंट मीन ये आपके नीट के एग्ज़ाम में भी इतने आएंगे। एंड 500 आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि 500 आएंगे।
टेस्ट को आपको एक लेसन की तरह लेना है, एक पॉजिटिव स्पिरिट में लेना है, अपने मार्क्स को एक्सेप्ट करना है एंड अपनी गलतियों को सुधारना है। तो इस वीडियो पे हम स्पेसिफिकली बायोलॉजी की बात करेंगे कि बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है, क्या क्या कंटेंट करना है, कितना टाइम देना है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बायोलॉजी जितना हमें लगता है कि बायोलॉजी इतनी इजी है, वो उतनी भी इजी नहीं है। जैसे जैसे आप एनसीईआरटी से गो थ्रू होंगे, जिसको इतनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे, आपको उतनी ज़्यादा न्यू थिंग्स पता चलती जाएंगी अबाउट एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी का कंटेंट इतना ज़्यादा है कि एक रीड में तो पॉसिबल ही नहीं है वो सारा ग्रैब करना। तो ऐसे ही होना चाहिए, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें आपको कुछ ना कुछ उसमें से नया मिलना चाहिए। एंड सबसे मैंने 11th 12th और ड्रॉप ईयर की पूरी बायोलॉजी देवेश पे अपने सर से पढ़ी थी। उनका पढ़ाने का तरीका काफ़ी यूनिक था, काफ़ी अच्छा था। वो इटाइमोलॉजी से पढ़ाते थे। इटाइमोलॉजी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वर्ड तोड़ के बताते थे, एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग बताते थे। जैसे उन्होंने हमें आइटिस का मतलब बताया था इन्फ्लेमेशन, एंजियो का मतलब बताया था वेसल, जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सब। तो इसका बेनिफिट आपको आगे भी मिलेगा, एमबीबीएस के भी मिलेगा और उसके आगे भी मिलेगा। इटाइमोलॉजी का एक और बेनिफिट ये है कि जैसे बायो में 90 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 88 तो कन्फर्म एनसीईआरटी होते हैं, जो 1 या 2 जो आउट ऑफ एनसीईआरटी आ भी जाते हैं वो आप इटाइमोलॉजी के उससे कर लोगे। अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा ऑप्शन में से कि हाँ दिस शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इटाइमोलॉजी का एक ये बेनिफिट भी है। तो जब मैंने 11th 12th की क्लासेस ली थी सर से, सर हमें हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करते थे। उसमें क्या होता था, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सारी इंपॉर्टेंट बातें एक शॉर्ट वे में लिखी होती थी, ना ज़्यादा कम होता था ना ज़्यादा होता था, मतलब इनफ होता था। अगर आपके पास नीट के एग्ज़ाम से पहले 2-3 दिन पहले एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप वो उस नोट्स से ग्रो थ्रू हो सकते हैं, जिससे आपकी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। तो बात आती है कि हमें बायो में क्या क्या कंटेंट करना चाहिए टू अचीव अ गुड स्कोर। मेरे अकॉर्डिंग आपको बायो में बस एनसीईआरटी स्टिक रहना है। आपको एनसीईआरटी ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़नी है, एटलीस्ट उसे डबल डिजिट में तो लेकर जाना है, 10 to 15 टाइम्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। एंड आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो, जो कि डॉक्टर अली जिसके लिए बहुत अच्छी बुक है। डॉक्टर अली में क्वेश्चंस मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, कुछ हैं उसमें भी आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट वो आपको इग्नोर करने हैं, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस याद करने हैं एंड असाइनमेंट्स कर सकते हो जो आपको आपके कोचिंग से मिल रहे हैं, आपके सर दे रहे हैं, और वो भी असाइनमेंट एनसीईआरटी बेस्ड ही होने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली नीट में आनी एनसीईआरटी है। जितना ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस रखोगे उतना ज़्यादा स्कोर आएगा। तो डॉक्टर अली के जैसे मैंने बताया, कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हैं जो आपको लग रहे हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, आप एक बार उन्हें अपने सर के साथ डिस्कस कीजिए। अगर वो इम्पॉर्टेंट नहीं होंगे तो सर उसे सर्कल करवा देंगे या मार्क करवा देंगे कि ये आपको ध्यान में नहीं रखना है, और अगर इम्पॉर्टेंट होंगे तो सर भी ये भी आपको बता देंगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे लर्न कर लेना। तो बायो की स्ट्रैटेजी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ जाता है कि बायोलॉजी आपको सबसे ज़्यादा तब पढ़नी चाहिए जब आपके नीट के एग्ज़ाम में 2 months लेफ्ट हो, तब आपको बायो पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो एक लर्निंग सब्जेक्ट है। आप जितना ज़्यादा उसे लास्ट मोमेंट में पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में रिटेन कर पाओगे। अगर आपको हो गए पढ़े हुए 3-4 महीने हो गए, आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाओ तो आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है, लास्ट मोमेंट पे बायो ज़्यादा रिवाइज करनी है। एंड मैंने भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए एंड के लास्ट टाइम में बायो को ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया था। एनसीईआरटी ओरिएंटेड थी बिल्कुल ही, तो उसका बेनिफिट मुझे ये मिला कि मेरे बायो में 360 मार्क्स आ गए, और शायद अगर बायो में 360 नहीं होते, 320 या 30 होते, तो शायद मुझे दिल्ली का कॉलेज नहीं मिलता, जो कि मुझे अभी मिला है। तो मेरी पूरी नीट की प्रिपरेशन जर्नी में सर ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दी, गाइडेंस दी, एंड उन्होंने हमेशा ये बताया कि बायो का कोई भी क्वेश्चन हो, भले ही वो आउट ऑफ एनसीईआरटी हो, उसे कभी छोड़ना नहीं है, हमेशा टिक करके आना है, एंड उससे हमारे चांसेस बढ़ेंगे ज़्यादा स्कोर करने के। एंड ये कॉन्फिडेंस आपको टेस्ट देने से ही आएगा। जब तक आप टेस्ट ज़्यादा नहीं दोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है कि आपको बायोलॉजी पढ़नी कैसे है। मतलब बायोलॉजी की आपको एक एक लाइन पे फोकस करना है, एक एक वर्ड पे फोकस करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरा उस टॉपिक के बारे में एज अ होल पढ़ रहे हो, आपको उस टॉपिक की एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक वर्ड पढ़नी है। किसी चीज़ का मीनिंग नहीं आ रहा है, आप उसे सर से डिस्कस कीजिए या फिर इंटरनेट से चेक कीजिए, बट कीजिए, वोकैबुलरी भी बढ़ेगी इससे, और आपको वो भी एग्ज़ाम में भी बेनिफिट देंगे कि अगर उस वर्ड की जगह बाय चांस उसका सिनोनियम लिखा हुआ आ गया तो आप उसे कर लेंगे। तो लास्ट पॉइंट, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबका माइंड ये पहले से फिक्स होता है कि ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, और कर भी देते हैं, क्योंकि हम अपने सीनियर्स को देखते हैं स्कूल के या फिर कोचिंग में देखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे माइंड में बात पहले से ही बैठ जाती है कि हमें 1 या 2 ड्रॉप्स तो लेने ही पड़ेंगे।
बट ऐसा नहीं है, अगर आप 11-12 पूरा कंसिस्टेंट रहते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करते हो नीट की, पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रॉप लेना पड़े उस चीज़ के लिए। तो आप 11th 12th एंड नीट की बायोलॉजी क्लासेस के लिए आप देवेश पपने सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन नीट क्रैश कोर्स और 1 ईयर प्रोग्राम, आप देवेश पपने सर के इंस्टीट्यूट वर्टिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स।